हेलो फ्रेंड्स, वॉरेन बफे की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफीज पर 3 ग्रेट इन्वेस्टर्स का असर माना जाता है। ये 3 हैं बेंजामिन ग्राहम, फिलिप फिशर और चार्ली मंगर। हमने पिछले वीडियो में बेंजामिन ग्राहम की बात की थी। इस वीडियो में हम फिलिप फिशर की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफीज पर बात करेंगे। दोस्तों, द वॉरेन बफे वे बुक पर ये 6वां वीडियो है। अगर आपने पहले वाले 5 वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो जरूर देख लें। उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, ये बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान है, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहाँ पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा, और ब्रोकरेज लगेगा भी तो केवल इंट्राडे ट्रेड में, वो भी मैक्सिमम 20 रुपए। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जब बेंजामिन ग्राहम सिक्योरिटी एनालिसिस बुक लिख रहे थे, तो फिलिप फिशर बतौर इन्वेस्टमेंट काउंसलर अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद फिशर ने सैन फ्रांसिस्को में एंग्लो लंदन एंड पेरिस नेशनल बैंक में एनालिस्ट के तौर पर काम करना शुरू किया। 2 साल के अंदर ही उन्हें बैंक के स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया। उस पोस्ट पर रहते हुए उन्होंने 1929 यानी कि 1929 में शेयर मार्केट में आई भारी गिरावट को देखा। उसके बाद एक लोकल शेयर ब्रोकरेज फर्म में कुछ टाइम काम करने के बाद उन्होंने अपनी काउंसलिंग फर्म शुरू करने का फैसला किया। 1930 यानी कि 1930 के दशक की शुरुआत में इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग फर्म की शुरुआत करना स्टूपिड डिसीजन लग सकता था, क्योंकि उस टाइम अमेरिका में बहुत बड़ी मंदी आई थी। पर फिशर को लगा कि उनके पास इस काम को शुरू करने के 2 फायदे हैं। पहला तो जिस किसी भी इन्वेस्टर के पास शेयर मार्केट में आई भारी गिरावट के बाद कुछ भी पैसे बचे होंगे, वो हो सकता है कि अपने शेयर ब्रोकर से काफी अनसैटिस्फाइड होगा। दूसरा, मंदी के उस दौर में कई बड़े बिजनेसमैन के पास फिशर के साथ बैठकर बातें करने के लिए काफी टाइम था। स्टैनफोर्ड में फिशर के सिलेबस में एक सब्जेक्ट ऐसा था जिसमें उनको अपने प्रोफेसर के साथ टाइम पर सैन फ्रांसिस्को की कंपनीज का दौरा करना होता था। उनके प्रोफेसर कंपनीज के मैनेजर से बात करके उनकी प्रॉब्लम्स का सलूशन करने में मदद करते थे। बाद में स्टैनफोर्ड वापस लौटते समय फिशर और उनके प्रोफेसर कंपनीज और उनके मैनेजर्स के बारे में फैक्ट्स पर डिस्कशन करते थे। फिलिप फिशर ने बाद में इस बारे में कहा था कि हर वीक का वो 1 घंटा मेरे द्वारा सीखी गई शेयर मार्केट की सबसे यूजफुल ट्रेनिंग होती थी। अपने उन एक्सपीरियंसेस से फिशर को 2 बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई थी। नंबर 1, एवरेज से ज्यादा पॉसिबिलिटी वाली कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना, और नंबर 2, सबसे केपेबल मैनेजमेंट वाली कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। ऐसी कंपनीज को उनके बिजनेस और मैनेजमेंट का अच्छे से रिसर्च करके चूज किया जाता है। अगर कोई कंपनी अपनी इंडस्ट्री एवरेज की तुलना में अपनी सेल्स और प्रॉफिट्स को लगातार बढ़ाती है, तो फिशर इस तरह की कंपनीज से सबसे ज्यादा इम्प्रेस होते थे। फिशर का मानना था कि ऐसा करने के लिए एक कंपनी के पास ऐसी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स होने चाहिए जिनकी मार्केट में इतनी डिमांड हो कि उस कंपनी की सेल्स में कई सालों तक साइजेबल इंक्रीज होता रहे। फिशर के लिए किसी कंपनी की केवल 1-2 साल में सेल्स में लगातार इंक्रीज होने का ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं था। वे किसी कंपनी की सक्सेस का असेसमेंट कई सालों के उसके रिजल्ट्स के बेस पर करते थे। उन्हें पता था बिजनेस साइकिल में बदलाव से किसी कंपनी की सेल्स और अर्निंग्स पर अफेक्ट पड़ता है। तो भी उनका बिलीफ था कि 2 तरह की कंपनीज में सालों तक एवरेज से ज्यादा प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी होती है। नंबर 1, those that were fortunate and able, यानी जो कंपनियां भाग्यशाली और दक्ष हैं। नंबर 2, those that were fortunate because they are able, यानी जो अपनी दक्षता के कारण भाग्यशाली हैं। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एल्यूमिनियम कंपनी ऑफ अमेरिका एल्कोआ को वो पहली प्रकार की कंपनी के एग्जाम्पल मानते थे। ये कंपनी दक्ष थी क्योंकि उसके फाउंडर बहुत योग्य थे। एल्कोआ की मैनेजमेंट ने अपने प्रोडक्ट के मार्केट में इस्तेमाल का सही अनुमान लगाया और मार्केट में मौजूद एल्यूमिनियम की डिमांड से प्रॉफिट कमाने के लिए अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए मजबूती से काम किया। फिशर के अनुसार ये कंपनी भाग्यशाली भी थी क्योंकि मैनेजमेंट के कंट्रोल से बाहर की घटनाएं भी कंपनी और उसके प्रोडक्ट्स के मार्केट में पॉजिटिव इफेक्ट डाल रही थी। वायु परिवहन में तेजी से इंक्रीज होने के कारण एल्यूमिनियम की सेल्स भी काफी तेजी से बढ़ी। एविएशन इंडस्ट्री के कारण एल्कोआ को मैनेजमेंट की अपेक्षा से ज्यादा प्रॉफिट मिला। फिशर के अनुसार
डुपॉन्ट अपनी दक्षता के कारण भाग्यशाली कंपनी का अच्छा एग्जाम्पल थे। अगर डुपॉन्ट अपने ओरिजिनल प्रोडक्ट ब्लास्टिंग पाउडर पर ही अपना फोकस रखती तो वो भी दूसरी माइनिंग कंपनीज जैसी ही रहती। लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट ने ब्लास्टिंग पाउडर का प्रोडक्शन करने के एक्सपीरियंस से प्रॉफिट उठाने का डिसीजन लिया, जिसके कारण डुपॉन्ट नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने में सफल हुई, जिसमें नायलॉन, सेलोफेन और ल्यूसाइड भी शामिल थे, जिन्होंने अपना खुद का मार्केट बनाया और डुपॉन्ट को अरबों डॉलर की कमाई करवाई। फिशर के अनुसार किसी भी कंपनी के रिसर्च और डेवलपमेंट के एफर्ट्स उसकी सेल्स की एवरेज ग्रोथ को बनाए रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। फिशर ने कहा कि रिसर्च और डेवलपमेंट के सिग्निफिकेंट कमिटमेंट के बिना डुपॉन्ट और अल्कोआ की सक्सेस को लंबे टाइम तक बरकरार रखना पॉसिबल नहीं था। नॉन टेक्निकल बिजनेसेस को भी बेहतर प्रोडक्ट्स और ज्यादा एफिशिएंट सर्विसेज देने के लिए डेडिकेटेड रिसर्च एफर्ट्स की जरूरत होती है। रिसर्च और डेवलपमेंट के अलावा किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के पहले फिशर कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट के स्ट्रक्चर पर भी फोकस करते थे। उनके अनुसार भले कोई कंपनी आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डेवलप कर ले, लेकिन जब तक उनको प्रमोशन करके बेचा नहीं जाएगा तब तक रिसर्च और डेवलपमेंट की दिशा में किए गए एफर्ट्स को अर्निंग्स में बदला नहीं जा सकता। फिशर के अनुसार कस्टमर्स को कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के प्रॉफिट को समझाने का काम उसके सेल्स डिपार्टमेंट के ऑर्गेनाइजेशन का है। उन्होंने आगे कहा कि सेल्स डिपार्टमेंट को कस्टमर्स की बाइंग हैबिट्स का ऑब्जर्वेशन करते रहना चाहिए और उनमें कस्टमर्स की जरूरतों में होने वाले बदलावों को पहचानने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। फिशर के अनुसार सेल्स डिपार्टमेंट मार्केट, रिसर्च और डेवलपमेंट यूनिट के बीच की अमूल्य कड़ी है, लेकिन केवल मार्केट में कंपनी की अच्छी पॉसिबिलिटीज होना ही सफिशिएंट नहीं है। फिशर का मानना था कि अगर कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट कमाकर नहीं देती तो उसकी सेल्स में एवरेज से ज्यादा बढ़ोतरी के बावजूद उसमें इन्वेस्टमेंट करना ठीक नहीं होता। उन्होंने कहा, अगर साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू में बढ़ोतरी उसकी सेल्स ग्रोथ के अनुसार नहीं होती तो उसमें इन्वेस्टमेंट को सही नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए फिशर हमेशा ऐसी कंपनीज की खोज में रहते थे जिन्हें केवल सबसे कम लागत पर प्रोडक्शन करती थी, बल्कि ऐसा करने के लिए फुली डेडिकेटेड भी थी। एक ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन वाली कंपनी आर्थिक मंदी को ज्यादा कुशलता से झेल सकती है, इसलिए वो कंपनी अपने से कमजोर कॉम्पिटिटर्स को पछाड़कर मार्केट में अपनी स्थिति को मजबूत बना सकती है। फिशर के अनुसार कोई भी कंपनी तब तक अपने प्रॉफिट को बनाए नहीं रख सकती जब तक कि वो अपने प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग में लगने वाली कॉस्ट को यानी कि लागत को समझ नहीं लेती। उनके अनुसार इसके लिए उस कंपनी को अपने भीतर एडिक्वेट अकाउंटिंग कंट्रोल्स और कॉस्ट एनालिसिस सिस्टम की स्थापना करनी होगी। फिशर के अनुसार ये कॉस्ट इन्फॉर्मेशन एक कंपनी को अपने रिसोर्सेज, मोस्ट इकोनॉमिक पॉसिबिलिटीज वाले प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर फोकस करने में केपेबल बनाती है। इसके अलावा अकाउंटिंग कंट्रोल से कंपनी की प्रोसीजर्स में आने वाली बाधाओं को पहचानने में मदद मिलेगी। इसका ऑब्जेक्टिव कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को सिक्योर करना है। फिशर की किसी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर एक दूसरी चिंता भी थी, वो थी फ्यूचर में बिना नए शेयर जारी किए हुए कंपनी की ग्रोथ करने की कैपेसिटी। उन्होंने कहा कि यदि कोई कंपनी केवल शेयर बेचकर ही ग्रोथ कर रही है तब ऐसी सिचुएशन में कंपनी के जितने ज्यादा संख्या में शेयर जारी किए गए होंगे उतना ही उसके शेयर होल्डर्स के लिए कंपनी इंटरनली फंड जनरेट करने में ज्यादा सफल होती है और इस प्रकार जनरेट फंड को बिना शेयर होल्डर का ओनरशिप लेवल कम किए कंपनी की ग्रोथ रेट को बनाए रखने में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जो कंपनी अपनी फिक्स्ड इनकम और वर्किंग कैपिटल पर होने वाले खर्चों पर कंट्रोल रखती है उसे शेयर जारी करके पैसा कमाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिशर जानते थे कि सुपीरियर कंपनीज के पास एक्सेप्शनल बिजनेस क्वालिटीज तो होती ही हैं, साथ ही उनके मैनेजमेंट भी एक्सेप्शनली स्किल्ड होते हैं और ये बात भी समान रूप से जरूरी है। ऐसे मैनेजर कंपनी द्वारा बेचे गए करंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड खत्म होने से पहले ही कंपनी द्वारा सेल्स में बढ़ोतरी को ज्यादा करने के लिए नए प्रोडक्ट और सर्विसेज के डेवलपमेंट के लिए डिटरमाइंड होते हैं। फिशर ने पाया कि हालांकि कई कंपनीज की ग्रोथ रेट में कमी इसलिए नहीं होती क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड कई सालों तक बनी रहती है, लेकिन बहुत कम कंपनीज अगले 10 से 20 सालों तक अपनी ग्रोथ रेट को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए पॉलिसीज बनाती हैं। उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट के पास इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए दूरगामी पॉलिसीज होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर अर्निंग्स के लिए मैनेजमेंट द्वारा कंपनी के इमीडिएट प्रॉफिट की बलि ही चढ़ा दी जाए। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैनेजर में कंपनी की फ्यूचर की पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन करने के साथ साथ डेली ऑपरेशन पर फोकस करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। इसके साथ साथ फिशर एक और क्वालिटी को जरूरी मानते थे। क्या कंपनी का मैनेजमेंट अनक्वेश्चनेबल इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी है? क्या कंपनी का मैनेजर
कंपनी के शेयर होल्डर्स के हितों के संरक्षक की तरह बर्ताव करते हैं या फिर वे केवल खुद पैसा कमाने की ही सोचते हैं। फिशर के अनुसार मैनेजर्स के कामों के पीछे की मंशा जानने का एक तरीका ये देखना है कि मैनेजमेंट कंपनी के शेयर होल्डर्स के साथ किस तरह कम्युनिकेट करते हैं। सभी तरह की अच्छे और बुरे बिजनेसेस को कभी न कभी अनएक्सपेक्टेड मुश्किलों का सामना करना ही पड़ता है। इन जनरल जब बिजनेस अच्छा चल रहा होता है तब मैनेजमेंट खुलकर बात करता है, लेकिन जब बिजनेस में मंदी आती है तो कुछ मैनेजमेंट कंपनी को प्रॉब्लम्स के सब्जेक्ट में खुलकर बात करने की बजाय मौन व्रत धारण कर लेते हैं। फिशर कहते हैं कि किसी कंपनी का फ्यूचर कैसा है इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि कंपनी का मैनेजमेंट बिजनेस में आने वाली मुश्किलों के प्रति किस प्रकार रिएक्शन करता है। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये बातें मैंने आपको द वॉरेन बफे वे बुक से बताई हैं, जो डिटेल में सिखाती है कि शेयर मार्केट में कैसे ज्यादा प्रॉफिट पा सकते हैं। सो आप ये सारी बातें सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि ये बुक हिंदी में भी है। साथ ही आप इसी बुक पर रिव्यू का अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर एफर्टलेस जीके को जरूर फॉलो करें और ऐसी ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़ेरोधा या स्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।